हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा टॉपिक भी है, इसे पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और फिर पढ़ेंगे हम इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार की जाती है। तो शुरुआत करते हैं डिस्कवरी से। तो हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो डिस्कवरी की थी वो की थी हमारे एलेक्स जेफरी साहब ने। अब इन्होंने डिस्कवरी की थी 1985 में। तो उस टाइम की एक बहुत बढ़िया डिस्कवरी मानी जाती थी। अब मानी जाती थी, है तो बहुत बढ़िया डिस्कवरी, इसलिए बढ़िया मानी जाती थी। अब इस डिस्कवरी में ऐसे क्या था कि इससे हमें पता चल जाता था कि जो बेटा है वो बाप का ही है, मतलब पैटर्निटी टेस्टिंग, कि हम एक पुत्र की उसके माता पिता से डीएनए का जो कौन कितनी सिमिलैरिटी है ये देख सकते थे और डिसिमिलैरिटी भी देख सकते थे। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी बहुत मदद की इसने। कैसे मदद की? जो ऐसे क्राइम सीन कभी कभी कुछ ब्लड मिल जाता था, कुछ सैंपल मिल जाता था जिससे हम डीएनए ले सकते थे, तो उससे हमें क्रिमिनल को पकड़ने में बहुत आसानी हो गई थी, जो कि पहले बहुत मुश्किल था। और तीसरा जेनेटिक मैपिंग। अब जेनेटिक मैपिंग क्या होता है? पहले के दो तो थोड़े सुने होंगे आपने, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और पैटर्निटी टेस्टिंग वाला तो सुन रखा होगा हल्का फुल्का। पर जेनेटिक मैपिंग क्या होती है? जेनेटिक मैपिंग होता है, जैसे मैप होता है ना हमारे नॉर्मल मैप, जैसे पूरे देश का मैप है हमारा, इंडिया का मैप, तो उसमें लिखे होते हैं ना, जैसे हर स्टेट का बना होता है, उसके बगैर स्टेट का नाम लिखा होता है, उसकी राजधानी लिखी होती है। वैसे इसमें भी ये होता है कि जीन जीन के आगे जीन के उस लेबल करके लिखा रहता है कि किस जीन किस काम का है। जेनेटिक मैपिंग तो उसी प्रकार का होता है ये भी। तो तीन काम क्या क्या हो गए इसके? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, पैटर्निटी टेस्टिंग एंड जेनेटिक मैपिंग। अब आते हैं बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो इसमें सबसे पहले आपको तो ये दिख रहा होगा, एक पहाड़ जैसे दो एक ग्राफ बने हुए, दो पहाड़ निकले हैं इस पर, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक शुरू होता है, वहाँ आपको डार्क में लिखा होगा रेपिटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए वाले सेंटेंस पढ़ना एक बार ये। अब मैं पढ़ रहा हूँ तो सुनो। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। अब क्या लिखा है समझ तो आया नहीं कुछ, तो सुनो। तो जब हमारी डीएनए की डेंसिटी ग्रेडियंट साइंटिफिकेशन की गई डीएनए की, तो उसमें क्या आया? डेंसिटी ज़्यादा आई जिसकी, वो हो गया मेन जीनोमिक डीएनए, और जिसकी डेंसिटी कम है तो उसकी पीक नीचे आई, जो लिखा हुआ है ना मेजर पीक। डिफरेंट पीक है तो एक मेजर पीक लिखा हुआ है। मेजर पीक में क्या लिखा हुआ है? बल्क डीएनए। बल्क डीएनए मतलब मेन जीनोमिक डीएनए, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी इसलिए उसकी पीक ऊपर आई, और जिसकी पीक नीचे आई उसको नाम दे दिया गया सैटेलाइट डीएनए। और सैटेलाइट डीएनए माने रेपिटेटिव डीएनए, ये रिपीट होते रहते हैं, एक नंबर के बाद रिपीट हो रहे हैं, लगातार रिपीट हो रहे हैं। कोई 2 बार रिपीट हुआ, कोई 10 बार रिपीट हुआ, कोई 20 बार रिपीट हुआ, कोई 100 बार रिपीट हो गए, वो आते हैं सैटेलाइट डीएनए में। ठीक। अब क्या हुआ उसके बाद आते हैं, जैसे जो सैटेलाइट डीएनए है ये भी दो टाइप के होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। माइक्रो और मिनी दोनों हैं छोटे, पर एक कुछ ज़्यादा ही छोटा है माइक्रो और कुछ थोड़ा बड़ा है मिनी, रिलेटिवली। तो माइक्रो वाले में क्या होता है, हम 2 से 6 जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उतनी लंबी चेन होती है। जो डीएनए का पार्ट टुकड़ा लिया हमने वो लगभग 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं है। जब माइक्रो नाम है ना, माइक्रो सैटेलाइट तो छोटा ही है, नाम के अनुसार ही पता चल रहा है। फिर क्या क्या होता है इसमें, ये 5 से 20 बार रिपीट होते हैं। जैसे क्या, जैसे मान लो मेरे पास है ATGC, AT, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 20 बार रिपीट होंगे, उसके बाद ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं। इनकी लेंथ लगभग होती है 10 नाइट्रोजनस बेसेस से लेकर 100 नाइट्रोजनस बेसेस तक। अब देखो, मान लो एक डीएनए मेरे पास, एक डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में होता है एक नाइट्रोजनस बेस और 10 नाइट्रोजनस बेस है, मतलब लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड्स, समझ रहे हो ना? 10 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे लगभग, और 100 नाइट्रोजनस बेस मतलब 100 न्यूक्लियोटाइड।
ये एटी रिच होता है, मतलब इसमें ए और टी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये ज़्यादा पाए जाते हैं। माइक्रो सैटेलाइट में क्या हो गया, 2 से 6 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, इसमें जो रिपीट हो रहा है वो 2 से 6 नाइट्रोजनस बेसिस का होगा और 5 से 20 बार ही रिपीट होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और टोटल लेंथ इसकी जाती है लगभग 10 नाइट्रोजनस बेसिस से लेकर 100 नाइट्रोजनस बेसिस तक। और एटी रिच होता है, ए और टी ये दोनों उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं। पर दूसरा जो मिनी सैटेलाइट होता है, मिनी सैटेलाइट में क्या होता है 10 से लेकर 60 नाइट्रोजनस बेस हो सकते हैं। जो डीएनए सेगमेंट रिपीट हो रहा होगा वो 10 से 60 नाइट्रोजनस बेस का होगा। और कितनी बार रिपीट हो रहा होगा, 10 से लेकर 400 बार। ये एक एवरेज कितना होता है, तो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है थोड़ा, पर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। पर 10 से लेकर 400 टाइम रिपीट हो सकता है मिनी सैटेलाइट। और इनकी लंबाई होती है 100 नाइट्रोजनस बेसिस से लेकर 20,000 नाइट्रोजनस बेसिस तक। सबसे बड़ा होता है। हमारा डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर लगभग। मिनी सैटेलाइट में सी जी रिच होते हैं, मतलब जो सी होता है साइटोसिन एंड जो जी होता है ग्वानिन, ये दोनों ज़्यादा पाए जाते अब हैं जब मैं इसको मिनी डीएनए के सैटेलाइट रिस्पेक्ट में में। बोल रहा हूँ, एटी की तुलना में सी जी मिनी सैटेलाइट में ज़्यादा होते हैं और सी जी की तुलना में एटी माइक्रो सैटेलाइट में ज़्यादा होते हैं। अब मुझे मान लो 2 इंसानों के डीएनए मैच करने हैं, तो हम उसमें माइक्रो सैटेलाइट वाले देखने चाहिए कि हमें मिनी सैटेलाइट का देखना चाहिए। अब हमें ऐसा देखना चाहिए जैसे मान लो 2 लोग हैं, हमें उनमें सिमिलैरिटी देखनी है कि दोनों कितनी ज़्यादा सेम है। तो हम क्या देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा चीज़ सिमिलर होगी उसके बारे में देखेंगे। जैसे आप और मैं, हम दोनों मैच देख रहे हैं टीवी पे, तभी विराट कोहली ने एक लंबा सिक्स मारा, हम दोनों के मुंह से निकला, अरे भाई साहब निकला कि नहीं निकला। ये छोटी सी चीज़ है, ये दोनों के मुंह से निकल सकती है स्पॉन्टेनियसली, एक बारी में निकल सकता है इतनी छोटी चीज़। पर अब मैं एक भाषण दे रहा हूँ 4 लाइन का, विराट कोहली ने आज इतने रन बनाए, इतनी पारी खेली, ये खेली। अब जिस टोन में मैंने बोला है, जो जो शब्द मैंने यूज़ किए हैं, उसको आप रट भी लोगे तो भी आप ढंग से नहीं बोल पाओगे सेम टू सेम। तो वैसे यहाँ पे भी है, हमें अगर 2 डीएनए में सिमिलैरिटी देखनी है तो हम माइक्रो को नहीं लेंगे, मिनी को लेंगे, क्योंकि 5 से 10 तो हो सकते हैं सेम। अगर कोई डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट है, वो 10 बार ही सेम आ रहा है तो आ सकता है 2 डीएनए में। पर जो 10 से लेकर 400 बार टाइम्स, लगभग कोई 50 टाइम्स 100 टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो तो दोनों में सेम होने के बहुत कम चांसेस है ना। इसीलिए मिनी सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, 2 जीनों का कंपैरिजन करने के लिए कि दोनों जीन, दोनों डीएनए एक ही आदमी के हैं या अलग अलग आदमी के। समझ रहे हैं, सिमिलैरिटी हमेशा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा कैरेक्टर से देखी जाए उतना उतना सही होता है, उतना प्रिसाइज हमारा रिजल्ट आता है। जो पेपर में पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस डीएनए का कौन सा पार्ट होता है, तो आता है उसमें मिनी सैटेलाइट। अगर मिनी सैटेलाइट ऑप्शन में नहीं है तो लिखा होता है उसमें वी एन टी आर। वी एन टी आर माने वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल में आ रहा है, वेरिएबल मतलब अनेक बार, नंबर तो नंबर हुआ, टैंडम मतलब होता है लगातार रिपीट होना, अनेक बार लगातार रिपीट होने वाला जो फ्रेगमेंट है वो वी एन टी आर। ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेन, सबसे मेन। अगर आप 12th में पेपर दोगे तो आपको ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक जितना मैंने बताया, क्योंकि इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनी सैटेलाइट और वी एन टी आर। फिर माइक्रो में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा वाला हम देखेंगे सिमिलरिटी में कि कितनी ज़्यादा चीज़ सिमिलर है। ज़्यादा मिनी और माइक्रो में दोनों में आपको लगा कि भाई दोनों तो छोटे की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कौन सा हुआ, तो माइक्रो को सुन के ही आपको लग रहा है कि भाई कुछ ज़्यादा ही छोटे की बात हो रही है और मिनी थोड़ा कम छोटा, ठीक। तो अब आते हैं हम स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो अरे, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले तो ये एक आदमी है, इस आदमी का हम सेल लेंगे,
सेल कहीं का भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। सेल लिया हमने इसका, उस सेल से हमने आइसोलेट किया डीएनए को। ठीक, हमने जब डीएनए आइसोलेट किया तो उसको हम सबसे पहले तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। किससे तोड़ेंगे? न्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है ना, इसको जाना जाता है आर ई शॉर्ट में लिखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इस एंजाइम से हम डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। अब छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद हम इसको सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ेंगे। जो डीएनए होता है हमारा नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे, जो उसको डबल स्टैंडर्ड से लेकर सिंगल स्ट्रैंड कर देगा। ठीक, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उसके जो ऊपर तोड़े थे ना हमने, इन्हीं को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल के सिंगल स्ट्रैंड का बनाया है। अब इनको डालूंगा मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए। इससे क्या होगा, जो डीएनए है वो फ्रेगमेंट्स वो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ये अलग अलग हुए ना, मतलब किसके अनुसार होते हैं, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, पर आपको आई बटन पर दिख रही होगी। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज और साइज़ के अनुसार उसके आधार पर जो हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं ना। तो जितना भारी होगा वो उतना ऊपर रहेगा, जितना कम भारी होगा वो हल्का और नीचे आ जाएगा। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग किया जाता है यहाँ से, इसके द्वारा। और फिर क्या होगा, इसको जो हमने इसमें डीएनए जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग किए हैं, उनको हम एक अलग वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन, उसमें ब्लॉट कर देंगे। ब्लॉट कैसे करेंगे, जैसे ये है ना, इसी के ऊपर मेम्ब्रेन को लगा देंगे, या इसको मेम्ब्रेन के ऊपर उल्टा कर देंगे, तो चिपका देंगे ऐसे एक साथ कि इसका थोड़ा कुछ पार्ट उस पर भी चिपक जाए। ठीक, अब मेम्ब्रेन लेते हैं नायलॉन की या नाइट्रोसेलुलोज की, या हमारे एनसीईआरटी में जो है उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है ना, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज को ले सकते हैं, और इसे बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। इस ब्लॉटिंग की टेक्निक को बोलते हैं साउथर्न ब्लॉटिंग। क्या किया हमने सबसे पहले हमने क्या, इंसान था जो हमारा, उससे हमने ले लिया सेल से हमने डीएनए लिया। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है, डिफरेंट एंजाइम से सेल वॉल तोड़ता है, बाकी के जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको तोड़ता है, उसके बाद डीएनए बचता है। तो सबसे पहले हमने सेल लिया इंसान का, इंसान के सेल से हमने डीएनए लिया, डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कराए, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हमने सिंगल स्ट्रैंड का बनाया एन सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल के। फिर उन छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स किए थे सिंगल स्ट्रैंडेड, उनको हमने जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला। जल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो मशीन थी उसमें वो फ्रेगमेंट्स अलग अलग हुए, और उनको फिर हमने ब्लॉटिंग करके जो हमने नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन थी उस पर चिपका दिया। इतना समझ में आया? इसके बाद अभी और है, रुको अभी। अब क्या हुआ, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमने जो ब्लॉटिंग की थी ना, जिस मेम्ब्रेन पे हमने लगाया था, वो मेम्ब्रेन है ये। इससे पहले जो मेम्ब्रेन थी ना, ये वाली मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन को हमने बड़ा करके बनाया यहाँ पे। अब हम जो क्राइम सीन हुआ है यहाँ पे, ये क्राइम सीन पे हमें ब्लड मिला। अब हमने उस ब्लड से हमने डीएनए निकाला। डीएनए का हमने एक सीक्वेंस लिया। कौन सा सीक्वेंस लिया? VNTR, मिनी सैटेलाइट। ये लगभग 40 बार रिपीट हुआ था, ज़्यादा बार ही हुआ है ना, 40 बार रिपीट हुआ था मिनी सैटेलाइट का। हमने मिनी सैटेलाइट लिया, मतलब डीएनए का एक टुकड़ा लिया जो 40 बार रिपीट हुआ है, और उस सीक्वेंस का नाम क्या, उस सीक्वेंस है ATGC ATCGTA। ठीक, अब इसका क्या करेंगे हम एक प्रोब बनाएंगे। प्रोब क्या होता है? प्रोब होता है रेडियो एक्टिव डीएनए, कॉम्प्लीमेंट डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बना हुआ होता है। अब जैसे ये था ना, इसी के कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे हम एक और फ्रेगमेंट। वो हम बना भी सकते हैं, या इसी को कुछ ना कुछ करके इससे भी बनवा सकते हैं, या तो हम लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। इसको कोई बड़ी बात नहीं होती, बनाने वाला बना देता है। तो कैसे क्या बनाना है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बनाना है डीएनए का, मतलब इस जो हमारा जो रिपीटेटिव मिनी सैटेलाइट डीएनए था, इसकी हमने कॉम्प्लीमेंट्री एक फ्रेगमेंट बनाना है। ठीक, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेगमेंट बनाएंगे तो फिर इसको क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे। ठीक, अब हम इसको इसमें डालेंगे तो फिर ये होगा ना, जो ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री, अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर मान लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं कि ये जो ब्लड हमने लिया था सबसे पहले, वो क्रिमिनल का ही है। क्राइम साइन पे जिसका ब्लड मिला वो आदमी वही है जिसका ब्लड हमने ये लिया था। जैसे जो ये व्यक्ति था ना, इसका सेल लिया था हमने, यही आदमी वो आदमी है जिसका ब्लड हमें क्राइम सीन पे मिला।
तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ले लेंगे इस जो हमने प्रोब बनाया हुआ है, इस प्रोब को डालेंगे हम अपने इस मेम्ब्रेन इसके पास, इसके ऊपर। अब इसके ऊपर डालेंगे तो ये मान लेते हैं वो ये है, तो ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसमें तो ये वाला फ्रेगमेंट होंगे और इसके साथ ये जुड़ जाएगा। हमने क्या किया था, हमने उस टाइम फ्रेगमेंट को सिंगल स्ट्रैंड में इसलिए तोड़ा था ताकि हम ये इन पे जुड़ सके। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तो ये इस पे जुड़ जाएगा, ठीक है। बस मान लो इधर भी जुड़ गया, सब पे जुड़ जाएगा। अब ये जब जुड़ जाएगा तो इसको हम देखेंगे फिर एक्सरे में, इसके ऊपर हम एक्सरे डालेंगे और एक्सरे से फिर हमें पता चल जाएगा कि ये डीएनए उसी आदमी का है या नहीं, क्रिमिनल वो है या नहीं, ठीक है ना। तो शुरू से एक बार दोबारा से देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या किया, आदमी सबसे पहले तो ये हुआ ना, क्राइम हुआ, पर हमने पीछे वाले कमरे में किया, बाहर वाले कमरे में नहीं किया। क्या किया, हमने आदमी को लिया, आदमी से हमने सेल ली, सेल से हमने डीएनए निकाला, डीएनए के टुकड़े किए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से छोटे छोटे टुकड़े किए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसको हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड से हमने इसको फिर जली इलेक्ट्रोफोरेसिस की, इसकी डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो चुके हैं। इसके बाद इसकी हमने साउथर्न में ब्लॉटिंग की, ब्लॉटिंग हमने मेम्ब्रेन पे नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन पे इसको डाला। इसके बाद क्या हुआ, सेलुलोज की मेम्ब्रेन पे हमने जो क्राइम सीन पे हमें डीएनए मिला था, इसका हमने प्रोब बनाया, इस प्रोब को हमने इसके ऊपर डाला और वो उसके साथ मैच हो गया और हमें पता चल गया कि वही क्रिमिनल है। अगर क्रिमिनल नहीं होता, किसी और का ब्लड होता, मान लो मेरा होता, तो ये मैच नहीं होता क्योंकि मैं क्रिमिनल नहीं। पर तुम्हारा है तो तू तो ऐसे आदमी है, तो तेरा तो इसके साथ मैच हो जाएगा, तो फिर पुलिस को पकड़ के उठा के ले जाएगी। मजाक करो, सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। तो क्रिमिनल का मिला, पुलिस ले गई, बस बात खत्म। अब होता तो ऐसा ही है। अब जैसे पैटर्निटी टेस्टिंग होती है ना, जो कि पैटर्निटी वो देखने के लिए कि माँ बाप वाला, तो उसमें भी यही होता है, पर उसमें 100% मैचिंग नहीं होती है। उसमें क्या होता है, हमारी जो पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है उसमें 50% तो मदर का होता है, 50% फादर का होता है। तो जब हम मदर का ब्लड लेते हैं तो 50% मैच हो जाता है, और जब फादर का लेते हैं तो 50% उधर मैच हो जाता है। तो 50% इधर होता है, 50% उधर होता है। ये फ़र्क होता है एक क्राइम सीन वाला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और पैटर्निटी टेस्टिंग में। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 100% मैच होता है और पैटर्निटी टेस्टिंग में 50% मैच होता है, ठीक। तो टोटल बात क्या क्या निकाली हमने, मेन बात क्या थी, सबसे पहले मेन बात तो ये थी कि डिस्कवरी किसने की, डिस्कवरी की एलेक्स जेफरी साहब ने 1985 में। सबसे बढ़िया डिस्कवरी थी, मतलब सबसे बड़ा अच्छी डिस्कवरी थी। और इसमें जो बेसिस क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस होता है सैटेलाइट डीएनए। कौन सा वाला, मिनी या माइक्रो? मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए मतलब इसको दूसरा नाम क्या है, वीएनटीआर। वीएनटीआर का फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स मतलब वेरिएबल बहुत बार लगातार रिपीट होने वाला सीक्वेंस। ये कितने बेस पेयर से मिलके बनता है, ये लगभग 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस से मिलके बनता है। मतलब 10 से 60 नाइट्रोजनस बेसिस लंबा होता है बेस डीएनए सीक्वेंस, छोटा सा डीएनए सीक्वेंस। कितने बार रिपीट होता है, लगभग 10 से 400 बार रिपीट हो सकता है। कितना लंबा होता है, 100 नाइट्रोजनस बेसिस से लेकर 20,000 नाइट्रोजनस बेसिस तक लंबा हो सकता है। इसमें कौन सी ज़्यादा नाइट्रोजनस बेसिस ज़्यादा होते हैं, एटी होता है, जीसी होता है? तो जीसी वाला इसमें ज़्यादा होता है। अब याद रखना कि माइक्रो पहला आता है, मिनी तो एटी जीसी है, याद रहता ही अच्छा रहता है कि एटी जीसी, एटी पहला आया तो मतलब ये माइक्रो सैटेलाइट में ज़्यादा होते हैं, और जीसी बाद में आया तो ये मिनी सैटेलाइट में ज़्यादा होते हैं। और ठीक है, जैसे मैंने माइक्रो मिनी का बताया, वैसे माइक्रो में भी क्या होता है, 2 से लेकर 6 नाइट्रोजनस बेसिस लॉन्ग डीएनए होता है, फ्रीगमेंट, और 5 से 20 बारी ये रिपीट होता है। टोटल लेंथ इसकी 10 से लेकर 100 नाइट्रोजनस बेसिस हो सकती है और एटी रिच होता है। इसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े थे, स्टेप्स में क्या किया हमने, स्टेप्स में सबसे पहले इंसान का हमने क्या लिया, डीएनए को आइसोलेट किया। लिखा हुआ ये आएगा क्वेश्चन में, जो नीट में क्वेश्चन आएंगे ना क्रम वाले, उसमें लिखा हुआ आएगा कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए सबसे पहले भी है, उसके बाद क्लीवेज बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसके बाद आएगा कन्वर्ट इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कई उसमें ये लिखा नहीं होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला कई बार नहीं लिखा होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन मत होना।
कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है किस पे, इस पे, कि ये पहले हुआ या ये, इन दोनों पे बहुत कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बड़ी वैसी लिखी होती है जिसमें हम समझ नहीं पाते इस लैंग्वेज। तो वो सबसे पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराई जाए, इलेक्ट्रोफोरेसिस। और साउथर्न ब्लॉटिंग कहाँ से लिया, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की थी वहाँ से लिया, ठीक है ना। उसके बाद साउथर्न ब्लॉटिंग की, साउथर्न ब्लॉटिंग में क्या किया, नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज के पेपर पे हमने लिया जो डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग किए गए थे। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद उसमें हमने जो क्राइम का जो हमने रेडियो एक्टिव प्रोब बनाया हुआ था उसको डाला। यही मैं एक बार नए जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेना, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज लिखी हुई है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे हुए हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं, क्वेश्चन वही लिखते आ जाते हैं। मैं एक बार वो भी सुना देता हूँ। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ, इसके बाद तीसरे नंबर पे सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे मैंने बोला था कि वो लिखा हुआ नहीं होता है कि सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ा, ठीक है ना, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। चौथा क्या होता है, ट्रांसफरिंग मतलब ब्लॉटिंग of separated DNA fragments to a synthetic membrane such as nitrocellulose and nylon, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, मतलब जो VNTR प्रोब था उसके हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसी जैसे बनाया दूसरा। फिर उसके बाद क्या किया, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी, जो मैंने एक्सरे बोला ना उसको ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। मतलब रेडियो एक्टिव जो प्रोब है उसको कॉम्प्लीमेंट बनाने के बाद जो हम जुड़वाते हैं तो उसको ऑटो रेडियोग्राफी बोला जाता है। ये हमारे बायोटेक में भी आता है, उसमें भी पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। एक फिर गया एसिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज शोन, ये तो मतलब उसके लिखा फिगर के लिए। तो क्या हुआ लास्ट में क्या किया, पाँचवा पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है कि जो हमने प्रोब बनाया हुआ था उसको हमने जो हमने ब्लड सैंपल लिया है आदमी से, उसकी सेल निकाल के उसके ऊपर डाल के हाइब्रिडाइजेशन कराई, मतलब कॉम्प्लीमेंट को दूसरे कॉम्प्लीमेंट से जोड़ा। जो टेम्पलेट था उसका कॉम्प्लीमेंट बनाया गया था, जो हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया था VNTR का उसको हमने यहाँ, ये हो रहा है ना जो ये इस जुड़ने को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इससे हमने कॉम्प्लीमेंट बनाया, इस कॉम्प्लीमेंट को हमने जो आदमी का सैंपल लिया था उसके ऊपर डाला और वो वहाँ उसने सैंपल के साथ अपनी हाइब्रिडाइजेशन की। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल जब मिक्स हो जाती है, दो प्योर ऑर्बिटल जब दोनों मिक्स हो जाती हैं, तो यहाँ भी अलग अलग मिक्स हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन हुई है, इसे बोला गया हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे अगर आप कोई और टॉपिक सीखेंगे तो कमेंट में लिख देना, आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में लिखना भी मत भूलना कि कैसी लगी। ये हमें मोटिवेशन देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।